आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मा चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय हो। अप्रैल का महीना था। गुरुदेव जबलपुर से नेमावर के लिए आ रहे थे। रास्ते में विद्यालय में रुकना हुआ। विद्यालय में ही रुकता था पूरा संघ, क्योंकि वहाँ पर कमरे और व्यवस्थाएं व्यवस्थित लंबी चौड़ी मिल जाती है। गुरुदेव विद्यालय में रुके तो विद्यालय में जाकर के बैठ कर के प्रतिक्रमण इत्यादि किया। करने के बाद वहाँ पर बगल में कुछ घर बने थे विद्यालय के, तो वहाँ पर प्रतिक्रमण करके शांति से बैठे ही थे। कुछ साधु परमेष्ठी पहुँचे कि थक गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी वैयावृत्ति कर दें। तो वैयावृत्ति के लिए निवेदन किया कि वैयावृत्ति का लाभ मिल जाए हम लोगों को। तो गुरुदेव ने पैर आगे कर दिए, हम लोग वैयावृत्ति करने लगे। बगल के घर में बड़ा वाला डेक रखा हुआ था। डेक समझते हैं? बक्सा होता है ना, जिससे आवाज़ आती है गाने वगैरह की। तो उसने, गांव में तो ऐसे ही होता है, बड़े बड़े डेक लगा करके और चालू हो गए। अब जिसको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है उसको भी सुनना पड़ेगा। तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी गाने की, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाता हूँ लगता है तू मेरी मंजिल है। ये आसमान, ये रास्ते, ये ज़मीं, ये हवा, सब कुछ ठीक है अपनी जगह ठिकाने पे। कई दिनों से शिकायत नहीं है जमाने से। ये लाइनें आचार्य जी के कान में बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी। गुरुदेव शांत बैठे थे तो कान में कोई आवाज़ जा रही थी। गुरुदेव के कमरे से वो सिर्फ 20 फीट की दूर पे बज रहा था। वो गाना आप लोगों को तो आता ही है, आप लोग अपने घर में गा लीजिएगा। बस मैं वो बताना चाहता हूँ कि गुरुवर उस गाने को बहुत गौर से सुन रहे थे। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। क्या शामिल है? ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, 4 चीज़ें, सब कुछ ठीक है अपनी जगह ठिकाने पे। बहुत दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये गाना सुना तो आचार्य जी बोलते हैं हम लोगों से, देखो क्या बोल रहा है ये भोंपू। उसको, बक्से को गुरुवर भोंपू कहते थे। तो बोलते भोंपू क्या बोल रहा है। तो वो गाना सुनकर के सबने बोल दिया, हाँ ये पिक्चर का गाना चल रहा है, राज बब्बर की पिक्चर है। तो बोले अच्छा आपको इतना भी आता है। ये तो हो गया। उसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल का आना हुआ और प्रिंसिपल कहते हैं महाराज आप यहाँ पर 8 दिन आराम से रुको। अब आचार्य जी कहते हैं 8 दिन हम रुकेंगे तो विद्यालय कैसे लगेगा, विद्यालय भी तो लगाना है आपको। मैं रुक जाऊंगा तो आपका विद्यालय बंद हो जाएगा।
तो वो प्रिंसिपल कहता है, गुरुदेव विद्यालय की तो वैसे भी 10 दिन की सरकारी छुट्टी है। जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा कि विद्यालय की 10 दिन की सरकारी छुट्टी है, गुरुवर कहते हैं अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में काहे की छुट्टी है? तो प्रिंसिपल कहते हैं कि महाराज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के कारण कलेक्टर महोदय ने 10 दिन की छुट्टी कर दी। अब जैसे ही गुरुवर ने ये बात सुनी कि गर्मी के कारण 10 दिन की छुट्टी, आचार्य जी का अपना एक चिंतन चलने लगा। चिंतन चलते हुए गुरुजी उनको तो आशीर्वाद दे करके भेज दिया। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि देखो जलवायु में कितना परिवर्तन हो गया, अप्रैल में मई के जैसी गर्मी पड़ रही है, और अप्रैल में मई के जैसे गर्मी पड़ने के कारण गर्मी की छुट्टी अप्रैल में दे दी, इससे विद्यार्थियों के 10 दिन चले गए। अब 10 दिन विद्यार्थी की जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर शिक्षा पर होता है बंधु। आपको जानकर के इस बात की आश्चर्य लग रहा होगा। आचार्य जी कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन हुई, गर्मी में अप्रैल के महीने में 10 दिन की छुट्टी बढ़ा दी, 10 दिन शिक्षा के चले गए। ठंडी में बहुत तेज ठंडी पड़ेगी तो ठंडी में भी 8, 10, 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल जाती हैं। अभी आप बारिश का मौसम देख ही रहे हैं, बारिश के मौसम में जैसे ही हैवी रेनिंग होगी, हैवी रेनिंग में कलेक्टर ने पहले 3 दिन की उनकी विधि होती है, वो पहले 3 दिन की छुट्टी देंगे, फिर हैवी रेनिंग होती रहेगी तो 3 दिन की छुट्टी और बढ़ाएंगे, उसके बाद 4 दिन की छुट्टी और बढ़ाएंगे। ऐसे 15 दिन की छुट्टी बरसात में एक्स्ट्रा मिल जाती है समय समय पर। मेरी बात पर गौर करिएगा, गुरुवर ने गौर किया तो मेरा भी उपयोग वहाँ पर गया। आपने 2-1.5 महीने की जो छुट्टी मई जून की मिलती थी वो अलग, रैनी सीजन की 15 दिन की छुट्टी रैनी सीजन में अलग, कभी 3 दिन, फिर 8 दिन बाद बारिश हुई तो 2 दिन की छुट्टी, कभी 1 दिन की छुट्टी, कभी 3 दिन की छुट्टी, 15 दिन की छुट्टी, 20 दिन की छुट्टी बारिश खा गई, 15 दिन की छुट्टी गर्मी खा गई, 15 दिन की छुट्टियां सर्दी खा गई। वो उसमें जैसे ही 25 दिसंबर से छुट्टियां लगती हैं, कोल्ड डे की छुट्टियां लग जाती हैं। इन छुट्टियों पर दुनिया का दिमाग नहीं जाता। दुनिया को संडे की छुट्टी मिल गए तो छुट्टी लगती है, महावीर जयंती आ गई तो उसकी छुट्टी है, गुरु नानक दिन की छुट्टी दिखती है। ऐसी आप छुट्टियां एक साल की गिनिए कि विद्यालय में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। पहले पूछिए कि विद्यालय लगता कितने दिन है। 365 दिन में पता चला 185 दिन विद्यालय लगता है। 180 दिन, 180 दिन का मतलब सिर्फ 6 महीने विद्यालय लगा और 1 साल का पैसा दिया। 6 महीने छुट्टियों में, सरकारी छुट्टियों में कभी कोई वो लग गई, ड्यूटी लग गई, चुनावी ड्यूटी लग गई तो उसमें छुट्टी दे दी। फिर ठंडी गर्मी बरसात की जलवायु परिवर्तन की छुट्टी दे दी। 6 महीने तो विद्यालय ही नहीं लगा। बच्चे ने सिर्फ 6 महीने में 1 साल की कोर्स कंप्लीट किया। बीच बीच में गैप दे करके जो आपको छुट्टियां मिलती हैं तो आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि हमने हमारे बच्चा कितने दिन पढ़ा, कितने दिन नहीं पढ़ा। आचार्य भगवंत कहते हैं जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है शिक्षा पर। गर्मी के कारण, ठंडी के कारण, बरसात के कारण छुट्टी 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 छुट्टी। अब वहाँ पर अप्रैल के महीने में 10 दिन की छुट्टी कलेक्टर ने कर दी। आचार्य जी बहुत गंभीर हो गए। गुरुवर ने फिर एक रिपोर्ट देखी कि विश्व में एक टुवालू नाम का देश है।
टुवालू नाम के देश की संख्या करीब 11,000 लोग हैं और 11,000 लोग जलवायु परिवर्तन के कारण, चूंकि वो समुद्र के तट पर बसा है और उसके भूभाग पर ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं होने के कारण जैसे ही धरती का तापमान बढ़ता है, महाराज धरती का तापमान बढ़ता है, हाँ धरती को भी बुखार आता है। धरती का तापमान 2 डिग्री बस बढ़ जाए, 2 डिग्री धरती का तापमान बढ़ने पर जितने भी बर्फ़ वाली जो भूमियां हैं जहां पर बर्फ़ जमा होता है उसका बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है तो समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है, समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है तो जो समुद्र के तट पर रहने वाले शहर हैं ये सारे के सारे शहर डूब क्षेत्र में आते हैं। अब वो जो टुवालू देश है उस देश की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक धर्म है, अपना एक पारस्परिक जीवन है। एक देश में क्या क्या होता है, धर्म है, परंपरा है, अपना एक पारंपरिक जीवन है, खाना है, ट्रेडिशनल फूड है। इन सब चीज़ों को माइग्रेट करना पड़ गया। माइग्रेट करने का मतलब, जब टुवालू देश के लोगों ने देखा कि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है, हमारी धरती छोटी हो रही है, तो वो लोग शिफ्ट होकर के 250 लोग, आप गौर करिएगा मेरी बात पर, टुवालू देश से 250 लोग उठे, ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने एक साल में 250 लोगों को लिया, 250 लोगों को नागरिकता दी, 250 लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया। जिस देश में रह कर के आप अपने भगवान की पूजा करते थे, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाते थे, अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे, अपने यहाँ की परंपराओं का निर्वहन करते थे, अपने यहाँ का एक डांस था, अपने यहाँ का ड्रेसिंग सेंस था, ये सब चीज़ें जैसे ही आदमी माइग्रेट हुआ, माइग्रेट होकर के दूसरे देश में शिफ्ट हुआ, अब उन व्यक्तियों को उस देश की परंपरा का निर्वहन करना पड़ेगा। उस परंपरा का निर्वहन करने वाले अपनी परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकते। आपका धर्म जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गया। आपकी एक संस्कृति, 11,000 लोग मिलकर के एक साथ कोई उत्सव करते थे, वह संस्कृति जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गई। आपकी विचार शैली, आपके धार्मिक अनुष्ठान, अब आप दूसरे देश में गए हैं तो दूसरे देश में जाकर के तो आप अपने धार्मिक अनुष्ठान वैसे नहीं कर सकते ना। आपके पास पैसा है, आप बोलो हम दुबई में मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मंदिर नहीं बन सकता। आप कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर बना सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि दूसरे देश के लोग इतने ज़्यादा सजग हैं कि कहीं हमारी देश की सभ्यता, हमारी देश की परंपरा, हमारे देश का खान पान, हमारे देश का पहनावा, हमारे देश का हेयर स्टाइल, हमारे देश के चाल चलन किसी और के आने के कारण बदल न जाए। लेकिन लोग माइग्रेट हो रहे हैं। टुवालू देश लगातार ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो रहा है। जितना वो माइग्रेट हो रहा है, हर साल 250 लोग जाएंगे, तो 4 साल में 1,000 लोग चले गए। 40 से 25 साल में वो पूरा का पूरा देश डूब जाएगा और ये पूरे के पूरे देश के लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये लोग शिफ्ट हुए, वैसे ही एक पूरी संस्कृति, एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता, एक पूरा धर्म, एक पूरी पारंपरिक जीवन शैली, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए। धर्म की आबादी माइग्रेट हो रही है। आप इस बात को गौर से देखिएगा। हमारे यहाँ का लड़का कतर चला गया, वहाँ पर जॉब करने लगा। अब भारत में उसको मिल रहे थे 25 लाख, कतर में मिल रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए। हमारे घर का बच्चा एरिजोना चला गया, हमारे घर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, हमारे घर का बच्चा जॉर्जिया चला गया। अब वहाँ पर पढ़ लिया, बड़ा हो गया, हीरो बन गया, अच्छा सीख गया। अब वो कहता है आपके घर से हमारे यहाँ पे ज़्यादा सुविधा है, टैक्स कम है, रोडें अच्छी हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, हम यहीं रहेंगे।
अब वहीं रहने पर आपके धर्म के बच्चों ने वहीं पर किसी दूसरे धर्म की बेटी से विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली, लड़की ने लड़के से कर ली, लड़के ने लड़के से कर ली। इससे क्या हुआ महाराज? कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हमारी दो बेटियां थी, एक बच्ची अदर कास्ट में चली गई, अदर कास्ट में चली गई, अदर देश में चली गई। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? आपकी सभ्यता खत्म, आपकी परंपरा खत्म, आपका ड्रेसिंग सेंस खत्म, आपके यहाँ की पारंपरिक खाने पीने की चीज़ें खत्म। अब आपको वहाँ की जलवायु के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं सोचता था, जब तक मुझे पता नहीं था कि 48-49 टेम्परेचर बहुत होता है, मुझे ये पता था कि 51 टेम्परेचर हो जाए तो कबूतर हैं, तोते हैं, चिड़ियाँ हैं, ये फके हुए फल के जैसे टपक करके गिर करके मरने लगते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा कि दुबई में 60 टेम्परेचर है, 58, 57, 59, 60 टेम्परेचर। दुबई में 60 टेम्परेचर की गर्मी के कारण वहाँ की जलवायु में अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठंडी की बीमारियाँ अलग होती हैं, गर्मी की बीमारियाँ अलग होती हैं, बरसात की बीमारियाँ अलग होती हैं। गर्मी का भोजन आप बरसात में नहीं पचा सकते। गर्मी में आपने 2 गिलास लस्सी पी ली, आपका बहुत अच्छा पेट हो गया, बड़ा चिल और ठंडक महसूस कर रहे हैं। वही गर्मी का भोजन अगर आप कहें कि बरसात में 2 गिलास लस्सी पी लीजिए, तो गर्मी का भोजन आप बरसात में नहीं पचा सकते, बरसात का भोजन आप ठंडी में नहीं पचा सकते। शरीर की क्षमताओं में लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता रहता है, हमारी कैपेसिटी डाउन होती रहती है। आप खुद देखिए, दिन में आप अपने घर के अंदर करीब 8 से 9 घंटे एसी चलाते हैं। इतनी गर्मी पहले नहीं पड़ती थी। पहले पंखा चला करके, कूलर चला करके आपका सब कुछ ठीक हो जाता था। फिर आचार्य जी कहते हैं ये जलवायु परिवर्तन ने, उसी विद्यालय में बैठे हैं, उसी विद्यालय में बैठे बैठे गुरुवर का संबोधन हम लोगों के बीच में हो रहा था, वही संबोधन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के आचार्य भगवंत इतने ज़्यादा जागरूक हुए कि उन्होंने कहा कि इस जलवायु परिवर्तन का, पूछते हैं हम लोगों से, इस जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, इतनी गर्मी क्यों बढ़ती है? तो हमारे यहाँ उस वक्त धीर सागर जी महाराज मौजूद थे संघ में, आपके यहाँ भी होकर के गए हैं। उन्होंने बताई वो बात कि महाराज जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला कारण है पेड़ काटना। आप भी इस बात को अगर थोड़ा समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने देश के प्रति और वफादारी दिखा पाएंगे। जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला कारण है लगातार वृक्षों का कटाव होना। जितने पेड़ काटते हैं तो पेपरलेस लाइफ भी जी जा सकती है। पेपरलेस लाइफ में आज आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आज आपके पास कैंडल नाम की बहुत अच्छी ई बुक्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गैजेट्स आ जाते हैं जिन गैजेट्स का सहारा लेकर के आप विदाउट पेपर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पेपर काटने मात्र के लिए पेड़ नहीं काटे, पेड़ के और भी कई उपयोग होते हैं। वो लकड़ी में उपयोग होता है, फर्नीचर में उसका उपयोग होता है। वही पेड़ जब कटते हैं तो कई लोग उसका घर बनाते हैं, कई लोग क्राफ्ट के आइटम खरीदते हैं। जितना वुडन वर्क में आप जाएंगे, जितना आप वुडन खरीदेंगे, उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई पेड़ कट रहा है। अगर पेड़ कट रहा है तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, धरती को बुखार चढ़ रहा है। जब धीर सागर जी महाराज जी ने कहा आचार्य भगवंत से कि गुरुदेव इस जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का कटना, आचार्य जी कहते हैं तो क्या अपन पेड़ लगाने का उपदेश देंगे तो इसमें परिवर्तन आएगा? बोले आएगा महाराज। अगर हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अगर आपका कोई खेत खाली है, आपका कोई मकान खाली है, आपकी कोई ज़मीन खाली है जिसमें कुछ नहीं बोया जा रहा है, उसमें आप अगर मान लीजिए आपको 5 साल भी उसमें मकान नहीं बनाना है तो आप 5 साल के लिए उस जगह पर पेड़ बो दीजिए।
आप उसमें करंज का पेड़ लगा दीजिए, आंवले का लगा दीजिए, नीम का लगा दीजिए, नींबू का लगा दीजिए, आप ऑक्सीजन बढ़ने वाला पेड़ लगा दीजिए। आपके घर के अंदर कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा जगह मिलती है, आपके यहाँ छत मिलती है, छत में मान लीजिए आपके पास गमले हैं, तो आप गमलों में भी छत में पेड़ लगा दीजिए। जितना आप हरा भरा रहेंगे, आसपास की धरती में जगह खाली है, भैया एक पेड़ यहाँ लगा दो। अगर इतनी भी अवेयरनेस पूरी दुनिया में आ जाए तो जलवायु परिवर्तन के बहुत बड़े परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं और क्या उपाय है इसका, गुरुवर पूछ रहे थे। अब जिसका जितना दिमाग चलता है उतना वो बताता है। वो प्रिंसिपल पीछे आकर के फिर बैठ गए, बात सुनते रहे, तो उन्होंने कह दिया, गुरुदेव जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है पेस्टिसाइड। जितना भी हम धरती पर फॉस्फेट, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इन पेस्टिसाइड के डालने पर धरती कड़ी और गर्म होती है, उसके अंदर की उर्वरक क्षमता खत्म होती है। हम तो फसल लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन धरती का प्राण निकल जाता है। जिस धरती पे नमी होनी चाहिए, वो नमी पेस्टिसाइड, यूरिया, फास्फेट इनके चक्कर में उसकी नमी खत्म हो गई। नमी खत्म होने पर धरती पे दरारें पड़ गई, दरारें पड़ने पर धरती फटने लगी, जिससे पेड़ खत्म होने लगे और लगातार धरती का तापमान बढ़ने लगा। फिर आचार्य कहते हैं, गुरुवर खुद कह रहे थे कि इसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन कोयले के कारण भी होता है। जलवायु परिवर्तन में कोयला हो गया, गैस हो गया और तेल हो गया। तीन चीज़ें आप देखिएगा, कोयला, गैस, तेल, पेड़ और पेस्टिसाइड्स। अगर हम इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में देखें तो आपको लगेगा कि हम कितना प्रयोग करते हैं। कोयले का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? महाराज अब तो गैस का ज़माना आ गया, कोयला चला गया। कोयला चला गया आपकी लाइफ से खाना बनाने में, ये तो तय है। लेकिन ये जो थर्मल पावर स्टेशन से आपके घर के अंदर बिजली जनरेट होकर के आ रही है, इसमें आपने देखा है कि कोल इंडिया पूरी वर्ल्ड में कितना कोयला का उत्पादन करता है। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी खदानों से बिल्कुल चूरा से चूरा कोयला भी जब थर्मल पावर स्टेशन पे जाता है, पूरी की पूरी रैक जाती हैं, वे रैक जाती हैं, पूरी की पूरी थर्मल पावर स्टेशन में जाती है, उससे करंट जनरेट होता है। वही करंट आपके घर के अंदर आता है, तब आपका एसी चलता है, जब आपकी मिक्सी चलती हैं, जब आपके कूलर चलते हैं, आपकी टीवी चलती हैं, इनमें थर्मल पावर स्टेशन लगता है। तो महाराज हम क्या करें? आप बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। गुरुवर खुद कह रहे थे, इन लोगों को सौर ऊर्जा के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। जब गुरुवर ने ये बात कही सौर ऊर्जा के लिए प्रेरणा देना चाहिए, उस वक्त तो सौर ऊर्जा का इतना ज़्यादा प्रकल्प मौजूद नहीं था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि सौर ऊर्जा का इतना ज़बरदस्त प्रकल्प है कि अगर हर जैन ये बात का संकल्प कर ले, मुश्किल से 1.5 या 2 लाख रुपए का खर्च है एक बार खर्च करने पर। जब आप अपने घर के ऊपर सौर ऊर्जा के सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं, उसमें आपने 15, 20, 25 प्लेट्स लगा दी, उसमें अडानी का लगा दीजिए, चाहे किसी और कंपनी का, किसी भी कंपनी का लगा करके जब आपने सौर ऊर्जा का पावर प्लांट लगा दिया, तो आपके घर के अंदर जनरेट होने वाली जितनी बिजली है, उतनी बिजली में आपके परिवार के लोगों को थर्मल पावर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आपने कोयला यूज़ नहीं किया तो आप कोयला से बच गए, कोयला से बच जाने से जलवायु परिवर्तन से बच गए। एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ी हुई है बंधु। अब आप देखो ना, हैवी रेनिंग हो रही है, वो गाना क्या काम उस वक्त काम आ रहा था कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाता हूँ लगता है तू मेरी मंजिल है। ये आसमान, ये हवा, ये रास्ते, ये बादल, सब कुछ अपनी जगह पर हैं। शिकायत नहीं जमाने से, लेकिन आज बादल अपनी जगह पर नहीं है, हवा अपनी जगह पर नहीं है। आपको थोड़ी सी अभी बारिश ख़त्म हो जाए, इतनी उमस लगती है, इतनी गर्मी लगती है। लोग बताते हैं कल रात को लाइट नहीं थी, रात में लाइट नहीं थी तो लोगों को नींद नहीं आई। कब सोए लोग? सुबह 4:30
4 पौने 5 पे जब लाइट आई ना महाराज, तब जाकर के अब जाकर आया मेरे बेचैन दिल को करार। कैसा करार आया? जब वो पंखा एसी एक साथ चालू हो गया तब तुम सोए। हमको तो हमसे पूछो रात में लाइट कितने बजे गई, तो हम आपको बताएंगे कि रात में लाइट गई कितने बजे। रात में लाइट चली गई 3:05 में। लाइट गोल एकदम से भक्क, एक बार लाइट गई थी 1:48 पे, दूसरी बार लाइट गई 2:10 पे, तीसरी बार लाइट गई 3:05 पे, तो आई नहीं। जैसे अब आपको बोले महाराज आपको इतना पता, हम लोगों को कितनी अच्छी आदत है, चुपचाप बंद कमरे में अपने पाटे पे लेटे, पसीना यहाँ से टपक रहा है टपकने दो, उसी पसीने की चिपचिप में नींद आ जाती है। लेकिन साहब हैं आप लोग, बाबू पढ़े लिखे बड़े घर के लोग, मेरा बाबू सोना एक बढ़िया पहले एसी लगाएगा, एसी के नीचे सीधी हवा यहीं पे आनी चाहिए हमारे मूड में ही, तब जाकर के नींद आएगी आपको। अनाभ्यासे विषम विद्या, गुरुदेव कहते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे थे आप सोचिए पूछिए विद्यालय कुल लगता कितने दिन है? 180 दिन, 182 दिन, 185 दिन विद्यालय लग जाए तो सौभाग्य है। बाकी 52-55 तो वैसी 2 महीने की छुट्टियां तो एक एक दिन की घुस जाती हैं, उसमें कुछ दंगा हो गया तो फिर छुट्टियां घुस गई, और उसके बाद 2 महीने की 1.5 महीने की वो गर्मी की छुट्टी अलग मिलती है, उसके बाद ठंडी गर्मी बरसात के जलवायु परिवर्तन की छुट्टी अलग मिलती है। 5 महीना छुट्टी में चला जाता है, आपने कभी हिसाब भी नहीं लगाया होगा। आचार्य भगवान सब सोचते थे। फिर आचार्य भगवान कहते हैं इस जलवायु परिवर्तन का पहला कारण तो पेड़ का कटना, दूसरा कारण पेस्टिसाइड, तीसरा कारण कोयला, कि जितना ज़्यादा आप कोयले से संबंधित चीज़ों का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको जलवायु परिवर्तन झेलना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ेगी। गर्मी झेलेंगे तो आपका धर्म खत्म होता है। अब आप बताइए मुझे, आपसे कहें उपवास कर लो तो आपको किस बात की तकलीफ़ है? महाराज अंदर में गर्मी बहुत बढ़ती है, आकुलता सहन नहीं होती। अगर आपको नियम दे दें, दुनिया भर में पर्वराज पर्यूषण चल रहे हैं, नियम दे दें कि उपवास करने वाले लोग पंखा का और कूलर का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे, 60% लोग उपवास ही नहीं करेंगे। महाराज अभी तक तो हम बढ़िया नहाते थे, जैसे भैंस पड़ी रहती है तालाब में, ऐसे ही हम पड़े रहते हैं बाथरूम में। क्यों? साहब के उपवास चल रहे हैं। तो सुबह 6 बजे नहा लिया, 12 बजे गर्मी लगी तो 2 लोटा डाल दिया, दोपहर में और गर्मी पड़ी तो 2 लोटा और डाला, शाम को एक बार और नहा लिया महाराज, तब जाकर के हमारा उपवास हुआ। बोलो, संकल्प ले लो, मुनि महाराज जैसा जीवन जीते हैं ऐसे जीवन जी करके उपवास करके इस बार के निकाल दें। स्नान महाव्रत के साथ उपवास करके देखिएगा, नानी याद आ जाएगी आपको। महाराज नानी क्यों याद आएगी? नानी इसलिए याद आएगी कि अंदर से इतनी दाह होती है और उस पर उपवास भारी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सावक जितना उपवास कर लेता है इतना साधु नहीं कर पाता। क्यों? साधु का जीवन शैली अलग है, उनको नहाना नहीं है, उनको एसी फ्रिज कूलर टीवी में नहीं रहना है, उनको ठंडी हवा नहीं मिलनी है, उनको घुटन मिलती है तो वाटर लेवल अलग तरीके से कम होता है, शरीर में अलग तरीके की हम लोगों की ईचिंग होती है, आप लोगों की ईचिंग तो अलग है। आप लोगों को पसीना टप टप करता है, पसीने सहने की तो आदत है, गर्मी सहने की आदत है। उपवास इत्यादि में आपके शरीर की दाह में और साधु के शरीर की दाह में अंतर है, क्योंकि जीवन शैली अलग है, आपकी जीवन शैली अलग है। आचार्य श्री जी ने देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण 10 दिन की गर्मी में छुट्टी मिल गई। आचार्य श्री जी ने पूरा हिसाब लगा दिया। फिर गुरुवर कहते हैं इसी गर्मी के कारण आप अपना धर्म ध्यान भी नहीं कर पा रहे। आज भारत में 8 महीने की गर्मी पड़ती है, 8 महीने भारत में गर्म रहता है। इस 8 महीने पे धर्म ध्यान दुर्लभ हो जाता है। जैसे प्यास की आकुलता बढ़ेगी, हमारा एक आसन नहीं है। अब आप सोचिए, जब जलवायु बिल्कुल व्यवस्थित रहती थी
और आदमी इस सौर ऊर्जा से चलता था, तब की जिंदगी में शाम के रात्रि भोजन का, सूर्यास्त के बाद भोजन का त्याग करने में शावक को तकलीफ नहीं होती थी। आज आपकी ज़िंदगी में इतनी गर्माहट है कि रात को 11 बजे आपको इतनी आकुलता होती है कि आप 1 लीटर पानी फ्रिज से निकाल करके गटगट करके पी जाते हैं। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमताओं पर, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपके धर्म के ऊपर, आपकी सहन शक्ति, आपके संयम के ऊपर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है महाराज। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी जलवायु परिवर्तन का पहला कारण पेड़ का कटना, दूसरा कारण पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग, तीसरा बड़ा कारण कोयला। कोयले में आप जो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर यूज़ कर रहे हैं, ये सब कोयले से जनरेट हो रही है। नहीं, ये हाइड्रो न्यूक्लियर से भी होती है महाराज। हाइड्रो न्यूक्लियर से जो पावर प्लांट से होती है वो भी आती है, उससे भी जलवायु में बहुत गहरा परिवर्तन होता है। इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन का कारण मतलब आपके धर्म का परिवर्तन है। आप माइग्रेट होंगे धीरे धीरे। आपके यहाँ खुद देखिए, आपके यहाँ के बच्चे, जैन समाज के बच्चे कितने ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। कभी आपने इस बात का एहसास किया है? हमारे घर की एक लड़की ने पंजाबी से शादी करके कनाडा चली गई। जलवायु परिवर्तन, देश परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, सभ्यता परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हमारे घर का लड़का अमेरिका में रहता था, उसने वहीं की वहीं शादी कर ली बैंकॉक की लड़की से। वो वहाँ पर नॉनवेज खाना सीख गया। जलवायु परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, सभ्यता परिवर्तन, संस्कृति परंपरा सब परिवर्तित हो गया। कितना परिवर्तन है। मुट्ठी भर के जैन लगातार माइग्रेट हो रहे, कोई किसी धर्म में हो रहा है, कोई किसी देश में हो रहा। और इस माइग्रेशन के कारण जो है आपके यहाँ के धर्म की आत्मा धीरे धीरे मरना शुरू हो गई। हम इसमें इस परिवर्तन को अगर आपने गौर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत से अच्छी सांस्कृतिक सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी बंधु। उसमें जैन भी आ सकता है और हिंदू भी आ सकता है। इसमें कोई भी परंपरा आ सकती है जिसमें माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस माइग्रेशन का पहला कारण, जब हम अपने कम टू द पॉइंट में हम आते हैं, मैं आप दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब भी आपके पास कोई नया उपहार आने वाला है, गिफ्ट देना सीखिए। अब आपको पानी गर्म करना है तो आप पानी गर्म करने में इमर्शन रॉड का प्रयोग करते हैं, लेकिन देश में ऐसे भी बर्तन मिलते हैं जो सौर ऊर्जा से पानी गर्म कर सकते हैं। वो आता है ना, वो कांच के पाइप में एक सोलर पैनल वाला पानी गर्म करने का वो आता है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर में पानी गर्म करने का गीजर न लगा करके अगर सोलर पैनल को गर्म करने का लगाते हैं तो ये भी आपकी देश के प्रति और प्रकृति के प्रति एक वफादारी मानी जाएगी। आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भोजन के पात्र ले आएं। सोलर खाना बनाने का वो सोलर का कुकर आता था पहले, बचपन में मैंने घर में देखा था, पिताजी एक ले आए, उसमें बड़ा अच्छा रहता था सिस्टम। 7:15 बजे मम्मी ने उसमें दाल चावल लगा करके रख दिया और 9:30 पौने 10 पे जैसे ही वो मंदिर से आती थी तो 1.5 घंटे की गर्मी में वो पूरा का पूरा भोजन पक कर के तैयार हो जाता था। उसमें थोड़ी बहुत अगर गर्माहट की कमी रहती थी तो उसको उठाया, गैस में गर्म किया और वो पूरी चुर करके कंप्लीट। आप कितनी चीज़ों का ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अगली बार किसी को गिफ्ट दीजिएगा तो कोई सोलर का आइटम दीजिएगा। आप मोबाइल का चार्जर सोलर वाला भी लगा सकते हैं। आप घर के अंदर की टॉर्च सोलर की ले सकते हैं। आप अपने घर के अंदर बाहर की जो स्ट्रीट लाइट है वो तो सोलर की आजकल स्टार्ट हो ही गई है। जितना आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे उतना आप जलवायु के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, और जलवायु के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे तो आपके यहाँ विप्लव नहीं होगा। आज उत्तराखंड में देखिए, एक थोड़ा सा बाढ़ आई और पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया। क्या ये जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम आपको दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है महाराज। आप देखो बम्बई में बाढ़ आ गई। जब वो टुवालू नाम का शहर पानी में डूब सकता है तो अगले आने वाले सिर्फ 40 सालों में आप जलवायु परिवर्तन भविष्य की बात नहीं रह गई। 40 सालों में सबसे बड़ा खतरा
भारत के 3 शहरों पर, कलकत्ता पर, बंबई पर और ढाका पर। ढाका को आप भारत का कहते हैं, वो भारत का ही शहर है, भले बंटवारा हो गया है, लेकिन बंबई, कलकत्ता और ढाका अगर ये पानी में डूब गए तो आपके देश का पूरा कैपिटल डाउन हो जाएगा। पर्वराज पर्यूषण के आने से पहले आपको जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग होना पड़ेगा। आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाएंगे जिन चेंजेस पर दुनिया में कहीं भी जाइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हैं आप अपने परिवार के लिए, तो उनसे पूछिए इसमें सोलर पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है क्या। मान लीजिए एक माइक्रोवेव लिया आपने, तो हाईटेक माइक्रोवेव जो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, वो माइक्रोवेव अगर मान लो कोई प्रोडक्शन ऐसा बन जाए कि ये सोलर पैनल से माइक्रोवेव चल सकता है, तो पहली आवश्यकता है आपको सौर ऊर्जा पर काम करने की। सिर्फ कोयला ही नहीं है, तेल दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जलवायु परिवर्तन को करने के लिए। जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं। पेट्रोल धरती से निकलता है। धरती से निकलने वाले 3 बड़ी चीज़ें, गैस, तेल और कोयला, इन 3 चीज़ों का अंधाधुंध प्रयोग किया इंसान ने। अनंतानुबंधी कर्म की व्यवस्थाओं को आप प्रकृति के साथ जोड़िएगा कि जैसे आपने अपने अनंतानुबंधी क्रोध प्रकृति के साथ दिखा दिया, इस अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी मायाचारी जो आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के साथ करी, इसका फर्क आपकी लाइफ स्टाइल पे पड़ रहा है। आज बच्चे की छुट्टी है, बच्चा खुश है, बच्चा खुश नहीं है, उसके स्किल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम थे वे सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपका बच्चा विद्यालय में जाता, विद्यालय में कुछ पढ़ता, लेकिन अब आपका बच्चा घर के अंदर देख करके मोबाइल चला रहा है। अब माँ परेशान है, बच्चा हैरान किए है महाराज, पूरा घर सिर पे उठा लिया। तो डिसिप्लिन्ड होने वाले बच्चे अनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। बच्चा घर में रहेगा तो टीवी देखेगा, बच्चा घर में रहेगा तो मोबाइल चलाएगा, बच्चा घर में रहेगा तो फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, पंखा चलाएगा। उससे फिर कहीं ना कोई कनेक्शन हमारा ब्रेक होगा और उस ब्रेक कनेक्शन के चक्कर में हम परेशान होंगे। उसी के चक्कर में महंगाई बढ़ेगी, एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कितनी ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड है। आपको लग रहा है बात हल्की कह रहा हूँ? बात बहुत बड़ी और गहरी कह रहा हूँ। बस आपके दिल तक उतर जाए तो सौभाग्य है। दिल तक उतर जाए तब आपको लगेगा कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाता हूँ लगता है तू मेरी महफिल है। ये रास्ते, ये आसमान, ये बादल, ये हवा, सब कुछ ठीक है अपनी जगह ठिकाने पे। सदियों से, बरसों से कोई शिकायत नहीं जमाने से। आज जमाने से शिकायत है हमको, आसमान से शिकायत है, जब कभी भी हो अंगारे बरसाता है। हमारा आसमान जब देखो तब बहुत ज़्यादा पानी बरसाता है। अचानक किसी शहर में बादल फटता है, 8 फुट पानी उठता है, कितने सारे बच्चे, जानवर सब मर जाते हैं। नई बीमारियां पैदा करता है ये बादल, ये हवा। आप दिल्ली में जा कर के सांस लेना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है महाराज? ये हवा जहरीली है। इस जहरीली हवा में सांस लेने वाले लोग सिलेंडर लेकर के चलते हैं, मास्क लेकर के चलते हैं। नई इंडस्ट्री जनरेट हो रही है हवा के चक्कर में, नई इंडस्ट्री पानी के चक्कर में। इस जलवायु परिवर्तन में अगर आपने गौर नहीं किया, अगर आपने मेरी बात को हल्के में लिया, एक एक आदमी अगर सुधरेगा बहुत कुछ सुधर जाए। कितना पैसा खर्चा करते हैं आप अपने परिवार को डेवलप करने में? बस इतना सा संकल्प कर लीजिए कि हमारे परिवार में जितनी भी लाइट का प्रयोग है वो हम अपने ही सोलर पैनल से जनरेट करेंगे। 1,80,000 रुपये लगाएंगे, 5 किलोवाट का एक बेहतरीन आपका सोलर पैनल आपके घर के अंदर लगा करके चला जाएगा व्यक्ति। वो लगाने पर आपकी इलेक्ट्रिक से कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी सरकार से, आप उससे बिजली जनरेट करिए। हर घर में अगर इसी तरीके से बिजली जनरेट होगी तो इसका फ़र्क कोयले पर पड़ेगा, प्रोडक्शन स्किल्स पर पड़ेगा। आपकी जनरेट बिजली को सरकार लेती है, वो उसको माइग्रेट करके घुमा करके और दूसरे एम्पियर उसमें वोल्टेज बदलने होते हैं, वो वोल्टेज बदल करके देती है। लास्ट में जब आपका हिसाब किताब होता है साल भर में बिजली का,
तो बिजली के हिसाब किताब में आपको सरकार से कुछ मिलेगा, आपकी जेब से जाएगा नहीं। अगर आप सही तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सरकार आपको 15 से 40 हज़ार रुपये तक साल का दे सकती है। अभी आप 11, 15, 17 हज़ार रुपये का मंथली बिल भर रहे हैं। एक साल में अगर आप प्रतिदिन 8 हज़ार, 9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये का बिल भरते हैं तो एक साल में वैसे भी आपने 1,80,000 रुपये का बिल भर दिया। अब आपने एक सोलर पैनल लगा दिया। सोलर पैनल लगा देने से आप लोकल कंपनी का सोलर पैनल लगाइए, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है। आपने बैटरी लगा दी, आपने पैनल लगा दिया, अब वो 1 लाख 2 लाख रुपए की बिजली 2 साल में जनरेट करके आपको दे देगा। अब उसकी गारंटी है अगले 25 साल की। 25 साल तक इस प्लांट में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक लंबे खर्चे से बचे, लंबी कमाई से बचे, लंबी मेहनत से बचे। हम जितना पैसा कमाते थे बिजली वालों को देते थे, हमने एक बार लगा लिया, हमारा काम हो गया। सोलर पैनल टू बी मस्ट कंपलसरी। जैन समाज के हर घर में सोलर पैनल होना चाहिए। आप शुरुआत करेंगे, आपको देख करके पूरी दुनिया शुरुआत करेगी। ऐसी कौम है, गुजरात में एक मंडरा करके कोई गांव है जिस गांव में 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। मोदी जी ने उसको मॉडल बना दिया कि किसी भी घर में कोल की बिजली, थर्मल पावर की बिजली यूज़ नहीं होती। उस गांव का मुझे नाम याद नहीं है, गुजरात में है, इतना तो पता है मुझे। मंडूका है कि ढूंढरा है, ऐसा कोई गांव है। आप कभी सर्च करिएगा गूगल में, आपको पता चल जाएगा। आपके पास तो गूगल बाबा है, वो आपको सब बताता है। अब ये जलवायु परिवर्तन, आपने कोयला छोड़ दिया, कोयला के साथ आचार्य कह रहे हैं आप तेल का कम से कम प्रयोग करें, जितना ज़्यादा आप पेट्रोल में चलाते हैं। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है महाराज? पेट्रोल तो रोक नहीं सकते, ट्रांसपोर्टेशन है, आना है जाना है। जिस दिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने लगेंगे उस दिन आप अपने देश के प्रति बहुत वफादार हो जाएंगे। कोई बस जा रही है और आपकी कार जा रही है, कार में 4 लोग जा रहे हैं, अच्छी बस है, उस बस में 250 रुपये 300 रुपये की टिकट लगी, आधा 1 घंटे का सिर्फ समय ज़्यादा लगा। आप अपने हिसाब से चलते तो कहीं भी आप रुक जाते, कहीं भी इंजॉय कर लेते। ये लग्जरी लाइफ के लिए एक टाइम पे कार की आवश्यकता थी, लेकिन आज जितने ज़्यादा व्हीकल उतनी ज़्यादा मुसीबत। विश्व के कई देश ऐसे हैं जिन देशों पर प्राइवेट कारें बैन कर दी गई। सिर्फ आपको सरकार की बसों पे आना जाना है, ट्रेन पे आना जाना है, फ्लाइट पे आना जाना है। तो जो सरकार के द्वारा स्थापित आने जाने के परिवहन के साधन है, मान लीजिए ट्रेन मिलती है आपको, आप जितना आप कार में खर्चा करेंगे उतना आप ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक टिकट कटा लीजिए, सेकंड एसी, थर्ड एसी का टिकट ले लीजिए, आराम से लाइफ को एंजॉय करते हुए सफ़र करिए। ये आदतें हमको बदलनी है। ये आदतें अगर हमने नहीं बदली तो हमारा पूरा धर्म बदल जाएगा। आप माइग्रेट होंगे लगातार। जलवायु परिवर्तन का असर आपके धर्म के ऊपर पड़ रहा है। महावीर जयंती में जब जुलूस निकलता है ना, तो आधे लोग तो ततूरी के चक्कर में नहीं आते। अगर आपसे कह दिया जाए कि इतनी गर्मी में बिना चप्पल जूता पहने आपको जुलूस में शामिल होना है, आधे लोग तो वैसे ही भग जाएंगे। अगर उसमें ये कर दिया जाए कि दोपहर के 2:30 बजे आपका जुलूस निकलेगा, उसमें महाराज जी शामिल हैं, हम सामने चलेंगे, हम भी ततूरी सहेंगे। महाराज आप सह सकते हैं, हम नहीं। तो क्या करते हैं, सुबह 6:30 बजे जुलूस निकाल दिया। महावीर जयंती का जुलूस सुबह 6:30 बजे, जब जग सो रहा है तब हम प्रभावना कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की। 6:30 बजे निकाला, 9:30 बजे ला करके ख़त्म किया, और फिर बढ़िया सामूहिक भोज किया, पूरी फैमिली ने मिलकर के। असली मज़ा तो सामूहिक भोज का रहता है, भगवान के डोला उठाने का थोड़ी रहता है। असली मज़ा क्या है? अब उसमें कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि जब तक अभिषेक पूजन सब नहीं हो जाएगा तब तक वो भोजन का स्टॉल चालू नहीं होगा। तो लोग मन मार करके 11:30 बजे तक बैठे रहते हैं। जैसे ही 11:30 बजे छुट्टी मिली, टूट पड़ो आक्रमण। वो आक्रमण कैसा? पहले थाली हम उठाएंगे, पहले चावल हम उठाएंगे, पहले सब्जी हम उठाएंगे। ऐसा लगता है कि भगवान साइबेरिया के भुखमरे जंगलों से लोग निकल करके और सीधे आ गए।
साइबेरिया के जंगलों में रहने वाले जंगलियों को देखा है कभी? नहीं देखा? गूगल में देखो पहले। साइबेरिया का जो जंगल का रहने वाला इंसान है वो बिल्कुल काला पीला, बिल्कुल मवाली टाइप का, वो भूखमरी, भूखे का शिकार, जो मिलेगा वो खा लेंगे। अब क्या है, अब वो गिद्ध भोज तो मिल ही गया है, अब साइबेरिया के भूखमरे आ गए, इनको सुबह से लेकर शाम तक खाना, कैसा खाना, क्या खाना, कुछ पता नहीं, बस खाना। वो बन गया महावीर जयंती में, उसको खा लिया। अचार सी तो रोड में चलते लोग को भी बोलते हैं, ये देखो साइबेरिया का भूखमरा। वो कैसा भूखमरा कि वो पानी, फुल्की की पानी में पसीना वाला। एक बार क्या हुआ, सही बताते हैं, हकीकत में हमने देखा, जबलपुर में डोसा खा रहा था, डोसा खाते खाते डोसा बनाने वाले को छींक आ गई, तो घी के साथ उसका घी भी उसी में मिल गया। अब उसने भी, अब वो क्या करता, उसने ऐसा करके ऐसा शरीर में पोंछा और दूसरे से उसी में ऐसा कर दिया। हमने कहा, बुआ का लड़का साथ में था, विकास, हमने कहा भैया इसका भी घी उसी में मिल गया है डोसे में। अब उसका बटर वाला वो डोसा और ये डोसा, दोनों डोसा मिल करके, उसको थोड़ी कुछ करना है। अब छी आ गई, अब मिर्ची का झटकारा छूटा, छी आई और छी पूरी डोसे में मिल करके बढ़िया क्रिस्पी। साहब लीजिए, हमने बढ़िया डोसा बटर वाला खा लिया। क्या गजब के लोग हैं संसार में। साइबेरिया के भूखमरे, भूखे नंगे कहाँ खड़े मिलेंगे? ठेलों में। भारत के अंदर ये कंडीशन है। क्या बेसन कैसा पता नहीं, फफूंद लगा, बारिश का मौसम चल रहा है ना, बारिश में इतनी जल्दी फफूंद लगती है। किराना की दुकानों में जा कर के देखो आप, सूजी है, मैदा है, सुपारी है, सिंघाड़ा है, आटा है, इतना सड़ चुका होता है, दालों में घुन लग जाती है। थोड़ी सी नमी पड़ी नहीं कि दालें घुनी, और जैसे ही घुनी वैसे ही उसने उठा करके चक्की में बेच करके पूरी पिसवा करके ताज़ा आटा के चक्कर में ला करके आपको धर दिया। और वहाँ से समोसा आलू बंडा वाला आया, उसने बाजार का बेसन उठाया, उसी में हाथ लगाया, उसी में पसीना लगाया, जंगल गया, नहाया नहीं नहाया, पता चला वो जंगल के पानी वाले लोटे से उसमें उसने बारिश में अच्छा बढ़िया पानी डाल दिया, छन छक। क्या है महाराज, तरी है महाराज, खाइए, इसका आनंद आता है। तुम ही खाओ, हम क्यों खाएं? हम तो माँ बहनों के हाथ का पूरी भावना वाला खाते हैं। माँ बहनें 3 दिन पहले से मेहनत करती हैं, विचार करती हैं, सोले का वस्त्र पहनती हैं, एक एक शुद्धता का ध्यान रखती हैं, फिर उस पर उनकी भावना रहती है, साधु को मेरे भोजन से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, साधना होगी, उनकी साधना बढ़ेगी। महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ले तो लो आप देखो तो सही। किसी भी होटल में खाने जाओ, एक बार उसके किचन के पीछे तक देख करके आओ। हम एक होटल में खाने जाते थे शुरुआत में, अपने जिस गांव में रहते थे वहीं पे शाम को जहाँ खाने जाते थे। अब वो होटल में जो प्लेट होती है ना, वो चीनी मिट्टी की होती है, तो उसमें उसने पनीर बटर मसाला PBM जिसको आप कहते हैं, उसको आधा खा के छोड़ दिया। तब छोड़ दिया तो पीछे चला गया। अब पीछे जाकर के देखा कि वो जो बचा हुआ पदार्थ था, पीछे उस प्लेट को सुअर चाट करके साफ कर रहे थे। हमने कहा बाप रे, इसको धोया नहीं जाता है? बोला भैया पहले वो धोएगा, उसके बाद हम पानी में डालेंगे, गप गप करेंगे, इसमें कपड़ा मारेंगे, फिर ला करके प्रस्तुत कर देंगे। जैसे ही मैंने किचन का बैकफुट देखा, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बाहर का खाना कितना महाअभक्ष है। लेकिन जब गरम कचौड़ी निकलती है ना महाराज, तो मन डोली जाता है। ऐसी एक पहले आदमी खींचता है, फिर सड़ी हुई प्याज, सड़े हुए टमाटर, सड़ी हुई लौकी, उसी का बना हुआ पूरा भरता, जितना सड़ा हुआ बैगन, ये सब मिला करके जब बाजार में संसार में बिकता है और जैनी उसको खा करके आ जाता है, तब एक ही चीज़ लगती है कि ये जैन है कि साइबेरिया का भुखमरा। जैसे साइबेरियन भुखमरे होते हैं, वे जो मिलेगा वो कच्चा पक्का जैसा मिला आन तो दे, अंदर आन दे, आन दे, आन दे, आन दे, आन दे। ऐसे आप भी कर रहे हैं, आन दे, आन दे, आन दे। इतनी गृद्धता जैन शासन को शोभा नहीं देती। जैन शासन में एक आसन की व्यवस्था,
उपवास की, अनशना व मौदर, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संन्यासन, काय क्लेश, इससे सजी हुई आत्मा है हमारी। और इससे सजी हुई आत्मा वाले लोग भोजन के चक्कर में ढाबे में खड़े हो गए। रात में आलू प्याज बैगन भटा की सब्जी खाने वाले जैन समाज के लोग सोच करके ऐसा लगता है कि प्रकृति ने किस तरीके से इस आत्मा को तैयार किया है, कितना आकर्षण है इसका इस अभक्ष को खाने के लिए। जलवायु परिवर्तन में इन सब चीजों की गहरी भूमिकाएं हैं। आप सोचिए, मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पर्वराज पर्यूषण सामने आकर के खड़ा है। हम अपने आप को अगर 10 दिन पहले से माइंड मेकअप नहीं कर पाएंगे, 10 दिन पहले से अगर हम अपने जीवन में संतुलन नहीं ला पाएंगे, आपका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। तेल का जितना भी, पेट्रोल का जितना, डीजल का प्रयोग करते हैं महाराज, कहाँ कहाँ नहीं होता। अब जैसे जनरेटर चल रहा है, उस जनरेटर में भी डीजल डाला, लेकिन अगर सोलर पावर प्लांट एक बार हम इम्प्लांट कर लेते हैं तो उसी की बैटरी से यहाँ के हैलोजन फिर से जलने लगेंगे। उसकी जलते हुए हैलोजन से हमको तेल के प्रकल्प से अगर हम मान लो हम बच जाते हैं, हम गैस के प्रकल्प से बच जाते हैं। गैस के प्रकल्प से बच जाने पर आप सोचिए, मीथेन गैस जितना ज़्यादा ओजोन पे होल करती है, इतनी ज़्यादा किसी दूसरी गैस से होल नहीं होता। जब हम लोग पढ़ते थे तब पूरा जितने भी केमिस्ट्री के सूत्र थे उसमें ये सब पढ़ते रहते थे। अब नीचे धरती से गैस निकली, गैस जनरेट हो रही है। अब आपने देखा एक बहुत बड़ी चिमनी है, उस चिमनी में ऊपर आग लगी हुई है। क्या है? नीचे से जो गैस जनरेट हो रही है उसमें से मीथेन भी निकल रही है। अब मीथेन को लंबी चिमनी निकाल करके, चूंकि वो जहरीली है, अगर मान लीजिए पब्लिक प्लेस में नीचे जलेगी तो वो आपको मार डालेगी, तो वो ऊपर ले जा करके उसको जला दिया। अब वो पता चला 10 साल से चिमनी पे आग लगी है तो लगी ही लगी है, वो कभी बुझती नहीं महाराज। हमारे यहाँ की वही पहचान है, वो पहचान नहीं है। उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओजोन पे होल कर रही है। उस होल के चक्कर में आपको नई तरीके की बीमारियां हो रही हैं। उस बीमारी के चक्कर में आप ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज़्यादा पुरुषार्थ के चक्कर में आपका धर्म ध्यान छूट रहा है। एक दूसरे से हर चीज जुड़ी हुई है। आज आसमान से शिकायत है, रास्तों से शिकायत है, हवा से शिकायत है, उस हवा में जीने वाले लोगों से शिकायत है। आपने सब किया। कई बार ऐसा लगता है मन के अंदर कि कहीं हमारा अनंतानुबंधी क्रोध इन पंच स्थावरों के प्रति इतना निकल रहा है। पेड़ काटते वक्त कोई दया नहीं आती, पानी में इंडस्ट्रियल का वेस्ट डालते वक्त कोई दया नहीं आती। ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग में जो कारण बनती है, इससे पूरी दुनिया को तकलीफ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ है इससे संस्कृति और परंपराओं को, क्योंकि आप जो वस्त्र पहनना चाहते हैं अब आप वो पहन नहीं सकते। ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ी तो पता चला तुम चमड़े का जैकेट ले आए, लेदर का मिल रहा था महाराज, हमने प्रवचन नहीं सुना, ऐसा आप कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपने प्रवचन सुना और आपके बगल वाला पड़ोसी चमड़ा यूज करता है, तो आपकी जवाबदारी है पड़ोसी तक ये प्रवचन पहुंचाने की कि आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये पल्ला झाड़ेंगे तो फिर आप भी झड़ जाएंगे। ये भविष्य का विकल्प नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आने वाले भविष्य में जब ये होगा तब तक तो हम मर चुके होंगे। जो वर्तमान में सिर्फ अपने स्वार्थ में जीवन के लिए जीता है उसका जीवन जीना नहीं है बंधु। हम भविष्य की भी चिंता करके निर्माण करते हैं। हम भविष्य की चिंता करके ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं कि जिसके कारण आने वाली जनरेशन बोले कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। जलवायु संरक्षण में अगर जल जंगल जमीन को बचाने की कोशिश नहीं करी, हमने तेल का अंधाधुंध प्रयोग किया, हमने कोयले का अंधाधुंध प्रयोग किया, हमने अगर जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के प्रयोग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया, मैं तो सोचता हूँ कि इंजीनियर्स कुछ ऐसा भी करने लगे कि एक छोटी छोटी पवन चक्की लोगों की छत में भी लगने लगे। छत में भी छोटी छोटी पवन चक्की भी लगने लगेगी, उससे भी बिजली जनरेट होगी और उससे भी लोग जीवन जीना सीख जाएंगे। भविष्य की ज़रूरत है। आज बोल रहा हूँ, आप देखिएगा आने वाले 10-15 सालों में इसके भी प्रयोग यहाँ के वैज्ञानिकों और इंजीनियर को करना पड़ेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का
शिक्षा के ऊपर पड़ा। शिक्षा के ऊपर पड़ा। गुरुदेव उस विद्यालय में बैठे हुए थे। आचार्य सिंह जी जितने चिंतामग्न हो गए कि सोचो इस विद्यालय में 1600 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 1600 विद्यार्थी की 10 दिन की छुट्टी कर दी। 10 दिन की 1600 विद्यार्थी की छुट्टी करने पर उन विद्यार्थियों में घर में अंदर जाकर के कितना असंयम पैदा हुआ होगा। फिर आचार्य भगवंत ने इसका पूरा उपदेश नेमावर में दिया। नेमावर में जब नेमावर स्वयं डूब में आ रहा था, लगातार नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा था और आसपास के पूरे लोग नेमावर क्षेत्र में आकर के रहने लगे। नेमावर के सामने वो जो गांव है, क्या नाम है उसका, खाते गांव, नहीं, नेमावर की जो बस्ती है, उस बस्ती में पूरा का पूरा पानी भर गया। बस्ती के पूरे लोग यहाँ पर आए। उस दिन गुरुवर ने अपने मंच से सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का उपदेश दिया। वह जलवायु परिवर्तन का उपदेश चूंकि हम लोगों के सामने हो रहा था, लगातार कॉपी नोट होते चले जा रहे थे कि आचार्य सिंह का ये विजन एक समय आने के बाद दोबारा दोहराने की जरूरत पड़ेगी। नए प्रवचन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवंतों ने जिस प्रवचनों को, जिस उद्बोधनों से जनता को सजग करने की कोशिश करी, वे दोबारा एक नए तरीके से आप सबके बीच में रखने की जरूरत थी। मैंने गुरुवर की वाणी को एक बार दोबारा रिपीट कर दिया, क्योंकि उस वक्त की टेक्नोलॉजी, कई बार ऐसा होता था, कई बार क्या हर बार हुआ, महापुरुषों का माइक सबसे पहले खराब होता है। दुनिया में जब डांस करना होगा माइक अच्छा बोलता है, जब ढोल बजाने होते हैं माइक अच्छा बोलता है, जब सामने वाला स्पीकर कुछ बोल रहा होता है तो माइक अच्छा बोलता है, जब महान आचार्यों की वाणी खिलती है तब माइक ठुस हो जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आचार्य भगवंत को तो ये प्रॉब्लम अपने गले के साथ 1000 बार झेलनी पड़ी। जितनी बार, ना हाईटेक ज़माना था लेकिन किसी का दिमाग नहीं था। अब दिमाग नहीं था तो लोग अपना उपयोग कर रहे थे, लेकिन आचार्य भगवंत के प्रवचनों की रिकॉर्डिंग जब सही नहीं हो पाती थी, उस वक्त सिर्फ लेखनी कमाल करती थी। जिसने जितना लिख लिया गुरुवर की उद्बोधन सुन करके, वो उसके जीवन की एक अमूल्य धरोहर हो गई। उसी धरोहरों में से एक धरोहर मैंने आपके सामने फिर धरी है। आप इसको सोचिए, विचार करिए कि इस बार अगर आप घर के अंदर कोई बर्तन लाएं तो पहले गूगल में सर्च करें कि सौर ऊर्जा के प्रकल्पों के साथ हम अपने परिवार में कौन सा ऐसा कंटेंट है जो शामिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पढ़ना पसंद करते हैं, आपको पता चले कि बेहतरीन लालटेन सौर ऊर्जा से चलती है, तो आप ऊपर की लाइट बंद करके उस हैलोजन को भी जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको दिन में उठा करके उसको रख देना है, रात में उठा करके अपनी टेबल के ऊपर लगा देना है। लेकिन अगर आप बचा पाए थर्मल पावर से अपने आप को, आप अपने आप से जितने भी न्यूक्लियर पावर से जनरेट होने वाली एनर्जी है उससे बचा पाए, आप जितना ज़्यादा तेल को बचा पाए, आप जितना ज़्यादा गैस से बच पाए, उतना ज़्यादा आप जलवायु परिवर्तन के होने वाले इस विकल्प को रोक पाएंगे। ये रुकेगा तो धर्म रुकेगा, ये रुकेगा तो संस्कृति रुकेगी, परंपराएं रुकेगी। नहीं तो जैसे टुवालू नाम का शहर पूरा डूब में आ गया है, आप एक बार गूगल में सर्च करिएगा मेरी बात को। उस वक्त की बात आज भी मुझे याद है कि वो पूरा शहर इतना ज़्यादा अपने डूब को लेकर के चिंतित था। आज उतना ही, आज से 15 साल और लगेगा, बम्बई को लेकर के ऐसी खबर आएगी। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर पता चले कि जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी बड़ी सुनामी आई, या फिर इतना ज़्यादा पानी बम्बई के अंदर ही फट गया कि बम्बई डूब क्षेत्र में आ गई, कलकत्ता आपका औद्योगिक क्षेत्र डूब में आ गया, भारत का माथा पूरा खत्म हो जाएगा बंधुओं। इसके लिए आज आप सोचिएगा, विचार करिएगा। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मायाचारी अगर आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के साथ की तो आप तो धरती पर नहीं रहेंगे, ये तो तय है। लेकिन संस्कृति और सभ्यता भी इस अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण नष्ट हो जाएगी। इसमें जवाबदार और हिस्सेदार आप भी हैं, क्योंकि आप भी सबसे ज़्यादा गैस यूज़ करते हैं। पानी गर्म करना है तो गैस में चढ़ा दिया, इमर्सन रॉड पे चढ़ा दिया। आप चाहें तो घर के अंदर सोलर पैनल लगा दीजिए, जब आपको गर्म पानी चाहिए है आपको पानी वहीं से मिलेगा, आप उसका भी उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं
हम देश और धर्म को सुरक्षित रख पाएंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।